हाय। तो इंग्लिश बोलना किसको नहीं पसंद है, लेकिन जब बात आती है फ्लुएंसी की, कॉन्फिडेंस की और सही तरीके से एक्सप्रेस करने की, तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। इंग्लिश बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पॉडकास्ट में समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है और कितना जरूरी है, विद द वन एंड ओनली वरुण सिंह के साथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज की पॉडकास्ट इतनी ज़्यादा अच्छी सोच रहा हूँ मैं कि ये बहुत लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और प्रॉबेबली मुझे भरोसा है कि ये बहुत लोगों को हेल्प करेगी उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि वो अच्छे से और बेहतरीन तरीके से खुद को पेश कर पाएँ। आप क्या करते हो? आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं यहाँ रीवा डिस्ट्रिक्ट में 2002 से रह रहा हूँ, और इतने लंबे समय में हमने एक ब्रांड स्थापित किया है विच इज़ हार्वर्ड इंस्टीट्यूट। और स्पेशली जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो फोकस करता है बच्चों के लैंग्वेज प्रॉब्लम पे, कि उनको कैसे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी सिखाई जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हमारा संवाद कौशल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं से बिलोंग करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ जो बच्चे हैं वो हिंदी के भी संवाद कौशल पर वर्कआउट करें। और हम ये देखते हैं कि जब बच्चों का हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या फिर इंग्लिश में, तो वो किसी भी दूसरी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो अपना ब्रांड है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, इसमें हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर भी फोकस करते हैं। तो हमारे यहाँ 2 मेन कोर्स होते हैं। स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम लोग बच्चों के संवाद कौशल पर वर्कआउट करते हैं, उनके केवल बोलने पे ही नहीं, लिखने पे, पढ़ने पे, सुनने में, मतलब ये एक कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ हमारा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, हम देखते हैं कि हमारे देश के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें 4 सेक्शंस रहते हैं। आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जनरल स्टडीज़, और 4th हमारा जो है वो इंग्लिश है। तो हम जो हमारा 4था सेक्शन इंग्लिश है, तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे शहर के लोग क्या इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं आपके हिसाब से? जब मैंने यहाँ पर बेंच खोलने चालू किए कुछ समय, उस समय हार्वर्ड इंस्टीट्यूट बन भी रहा, ये 2002 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मैंने जब फर्स्ट बैच खोला तो ये आपका आईटीआई स्टूडेंट्स का बैच था, जो कि 10th पास होते हैं। और तो क्या हुआ कि आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड विद देयर लर्निंग एबिलिटी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर बैच खोलकर एक्चुअली में फंस गया हूँ, आई गॉट स्टक, और मुझे यहाँ से सारी चीज़ वाइंड अप करने में टाइम लगेगा। बट देन आई जस्ट अनाउंस सम न्यू बैचेस, और कुछ ही दिनों के अंदर मेरे 3 बैच और बने, जो कि लगभग 1 मंथ के इंटरवल पे, और वो इतने अच्छे बैचेस थे, मतलब आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो रीवा जो हमारा है वो Tier 4 सिटीज़ में आता है। उसके बाद मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि मैंने जो बैचेस खोले तो उसमें हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, और जिनकी इंग्लिश बहुत एलिट लेवल की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कोई इंस्टीट्यूट खुले अच्छा सा और उसमें हम एडमिशन ले। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि एक समय जब मैं शुरू में सोच रहा था कि मैं यहाँ से वाइंड अप करके निकलूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा यहाँ कोई स्कोप नहीं है। और जैसे ही कुछ अलग बैचेस आए तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए, तो मुझे लगा कि यार पोटेंशियल है, यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर स्टिक किया जा सकता है। और उसके बाद तो फिर आज जो भी बैचेस खुलते हैं तो मैं देखता हूँ कि हर बैचेस में 2/3 स्टूडेंट्स, अगर 40 स्टूडेंट्स एंट्री ले रहे हैं तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी सी ठीक ठाक है। मुझे बस उनकी स्किल को थोड़ा होन अप करना है, थोड़ा सा और सुधारना है। तो मैं देखता हूँ कि रीवा जैसे शहर में बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट है, बहुत शानदार प्रोग्रेस है, और बहुत सारे बच्चे आगे निकल कर आ रहे हैं। जितना मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज पर हूँ, एक चीज़ मैंने जानी अपने इंग्लिश सीखने के दौरान कि अच्छा स्पीकर मैं बन पाऊँ, कि अगर मैं किसी से कम्युनिकेट करूँ तो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो मैंने बहुत छोटी सी प्रॉब्लम फेस की, तो मुझे ऐसा लगता कि ये तो जब मेरे साथ हो रहा है तो बाकियों के साथ भी हो रहा है। नर्वसनेस,
आई फील नर्वस कि मेरे अंदर क्या चलता है कि मैं पहले हिंदी लेता हूँ, फिर ही उसको कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश में। ये मेरे अंदर चलता है, और मैं इसमें गलत भी हो जाता हूँ। तो क्या ये सही तरीका है करने का या बोलने का कि पहले हिंदी बनाओ फिर इसकी इंग्लिश बनाओ? तो क्या ये सही तरीका है कि गलत तरीका है? एक्चुअली में आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से हो, देखिए थॉट्स हमारे दिमाग में हिंदी में ही आएंगे। और ये जो आपने पॉइंट आउट किया है ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी बच्चे सीखने आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास उन सब की ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपने यहाँ तक हमारी पॉडकास्ट देख ली तो थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए, एंड ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। इस पॉडकास्ट को और लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चले। लेट्स कंटिन्यू आपके लर्निंग से। हाँ, थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। अगर आपके आसपास ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपके घर वाले, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो यू नेचुरली पिक सच काइंड ऑफ लैंग्वेज। आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? हमारे यहाँ मेनली 2 कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक आपका स्पोकन इंग्लिश है जिसमें इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, जैसे कि मैं ये एम्फेसाइज करता हूँ, ज़्यादातर हम जगह देखते हैं कि 90 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए। पहला तो ये 90 आवर्स का काम नहीं है। भाषा एक आर्ट है, दिस इज़ एन आर्ट, इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स मंथ्स। किसी बंदे से मिलिए जिसने कोई स्किल सीखी है, उस बंदे से पूछ के देखिए कि उस हुनर को सीखने में कितना टाइम लगता है। वेदर इट इज़ एक्टिंग, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, दिस इज़ आल्सो ए स्किल टू कैरी आउट सक्सेसफुल पॉडकास्ट। इसके साथ साथ अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो, किसी से पूछ के देखिए विद इन हाउ लॉन्ग दैट पर्सन हैज़ एक्वायर्ड फ्लुएंसी, दैट पर्सन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टीज ओवर दैट स्किल। सो द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली कि दैट हमारे ही कई तथाकथित ऐसे इंडिया में संस्था चलती हैं जो बच्चों के दिमाग में भर देती हैं कि इतने घंटे में सीखे। वो आर्ट को कन्फाइन करते हैं, कला कन्फाइन होने वाली चीज़ नहीं है। तो लॉजिक क्या है कि आपका समय लगता है, इट टेक्स टाइम। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रैक्टिस, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है, वो भी अंडर सुपरविज़न, कि जो आपको बता सकें कि आप क्या गलती कर रहे हो, कौन से सही वर्डों को आपको पिक करना है। दूसरा हमारा जो कोर्स चलता है वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, जिसके बारे में भी मैंने बताया था। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी आपका कल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है। हमारा जो कॉम्पिटिटिव जो स्पेयर है, तो वो आपका सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम से चालू हो जाता है। सैनिक स्कूल का, RIMC का, इनमें इंग्लिश सेक्शन आता है। तो हमारे यहाँ पे 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं और वो सैनिक स्कूल के लिए इंग्लिश की तैयारी करते हैं। और इसके साथ साथ फिर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हमारे SSC बेस्ड एग्ज़ाम्स आ जाते हैं 10th 12th बेस्ड पर। तो वहाँ पर भी एक्चुअली में आपका इंग्लिश सेक्शन रहता है। तो आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका बैंक हो गया, SSC हो गया, डिफेंस के आपके CPO हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, तो इन सब में इंग्लिश की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपका UPSC होता है, तो UPSC में इंग्लिश क्वालिफाइंग है आपका। तो आप किसी भी अगर हाई लेवल पे जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक करना है ना, इनफैक्ट आपको अगर नीट के लिए, जी के लिए जाना है, तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट द सैड थिंग इज़ कि दैट दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इन हिंदी, वो हिंदी में नहीं है। तो बच्चों की मजबूरी है, स्टूडेंट्स की मजबूरी है, इफ़ दे वांट टू अचीव हाई in a particular field, they want to reach the pinnacle of that sphere, so they need actually this language. My question is कि स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? फॉर ओनली स्टडीज़ के लिए या एक बोलचाल के लिए क्यों सीखनी चाहिए? इट इज़ अ प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट है शुभम, और रिसेंटली वो SSC के थ्रू कस्टम ऑफिशियल में सिलेक्ट हुए हैं। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ सोनू, एंड ही इज़ राइट नाउ इन चेन्नई एयरपोर्ट। ही इज़ आल्सो कस्टम इंस्पेक्टर। सो अभी शुभम को 1 महीने बाद चेन्नई जाना है अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने। अब वो एक ऐसे राज्य में जा रहा है जहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकर है, या फिर वो हिंदी समझते हैं, तो दे अंडरस्टैंड एक्चुअली टू अ लिटिल एक्सटेंट। अब कहीं भी आप अगर नॉन हिंदी बंदों से मिलते हो, क्योंकि अपना भारत देश बड़ा डाइवर्स है और बहुत सारे वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं,
और तो हम लोगों को अपनी स्थानीय भाषा के अलावा एक और भाषा आनी चाहिए, एंड एक ऐसी लैंग्वेज जो दो अलग अलग भाषा जाने वालों को एक ब्रिज बनाती है, जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका। तो इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ लिंग्वा फ्रैंका, इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु नो एक्चुअली डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो दिस इज़ द फैक्ट। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, आज बहुत सारे स्टडी मटेरियल हमारा इंग्लिश में अवेलेबल है, विदेशों से बुक्स छपकर आती हैं। पूरी दुनिया में एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए विच कैन इंटीग्रेट ऑल द पीपल टुगेदर। अब सपोज़ कीजिए कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसका सपना है कि वो इंडियन फॉरेन सर्विस में जाए, और इंडियन फॉरेन सर्विस में अगर वो जाता है तो चाइना उसकी पोस्टिंग होती है, तो मैंडरिन नहीं सीखेगा, उसको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो लॉजिक ये है कि इंग्लिश जो है वो दो अलग अलग भाषाओं को जानने वालों के लिए ब्रिज का काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, हम लोगों को जो जॉब मिल पा रही है, जो काम धंधा मिल पा रहा है, वो अपने क्षेत्र से बाहर मिल पा रहा है, हमको बाहर जाना पड़ रहा है। तो इट हैज़ बिकम एक्चुअली नीड ऑफ द आवर, है ना। आज हमारे जो इंडियंस हैं, इंडियंस सबसे बड़े समूह माने जाते हैं पूरे विश्व में, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बस नाम की कुछ 10 एक कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे इंडियंस नहीं पाए जाते हैं, बट जहाँ भी इंडियंस जा रहे हैं वो अपना परचम लहरा रहे हैं, और हम लोगों को बाहर जाके अपना झंडा गाड़ने के लिए हमको उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी नीड है। हम केवल अपने दकियानूसी और संकुचित विचारधारा के चलते एक क्षेत्र के अंदर बंद नहीं रह सकते। वी नीड टू स्प्रेड आउट। गुरु नानक ने भी कहा था कि जो अच्छे लोग हैं वो उजड़े, बाहर जाएं, फैले, जिससे कि हम अपने संस्कृति के बारे में बता सके, वी कैन स्प्रेड। अगर हम उनकी भाषा नहीं जानेंगे या हम दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे इस संकुचित विचारधारा के तहत कि बस हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हम उनको नहीं बता पाएंगे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। वेरी सिंपल। मुझे लगता है जानना चाहिए, दूसरों के बारे में भी जानिए, और तब हम उनको अपने बारे में बता सकते हैं बहुत अच्छे से। ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में ना सभी जगह इंग्लिश ज़रूरी है। सभी लोग सीख भी रहे हैं, और आप कहीं भी जाओगे इंग्लिश मस्ट हो चुका है कि सबको सीखना ही पड़ेगा। इंडिया में भी अगर आप नीचे चेन्नई तरफ जाओगे तो आपको या तो तमिल बोलने वाले मिलेंगे या तो इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको हिंदी बोलने वाले में भी 5% लोग, वो भी टुकड़ों में। हाँ, तो आप ब्रोकन हिंदी। तो इंग्लिश आपके लिए मैंडेटरी हो चुकी है, आपको सीखना ही पड़ेगा। लोग आजकल इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और हिंदी बोलने में थोड़ा शर्म फील करते हैं। अब ऐसा क्यों है आई डोंट नो, बट क्या वो ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और क्या ये सही चीज़ है? संस्कृति तो हमारी रगों में है, ये हमारे खून में और खून में रहनी चाहिए। अब मैंने देखा है रीवा में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चलती है, बघेली। जब दो बघेली जाने वाले बंदे मिलेंगे तो वो बघेली में बात करते हुए सुंदर लगेंगे। इसी तरह से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलें, अगर आप दो हिंदुस्तानी हैं और आप दोनों हिंदी भाषा जानते हैं या आपकी कोई भी स्थानीय भाषा, दोनों आप उसमें बात करते हुए अच्छे लगोगे, और ये हमारी संस्कृति का परिचायक भी है। और जो समीर जी आपने पहली चीज़ कही कि मैंने देखा है कि काफ़ी बंदे इंग्लिश बोलते हुए गर्व का महसूस करते हैं। मैं इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानता हूँ, और वो मैं एक ज़रूरत की भाषा मानता हूँ। ये हमारी संस्कृति नहीं दिखाती है। मैं बड़ा बेशक रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी इससे चल रही है, बट आई से कि आप जहाँ जानते हैं कि आप हिंदी भाषा जानते हैं, आप वहाँ पे हिंदी में बात कीजिए। बीच बीच में हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या सामने वाला बंदा हमारी भावनाओं को इस भाषा में अंगीकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जैसा हम जानते हैं, मैं भावनात्मक रूप से इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक वेरी इमोशनली इन दिस लैंग्वेज एज वेल एंड विद राइट एक्सप्रेशंस, बट हिंदी में जो हमारी भावनाएं निकल कर आएंगी, इट मस्ट बी एक्चुअली मच डीपर। तो लॉजिक क्या है कि मुझे अपने करियर में मुझे लगता है मैंने हज़ारों बंदों से इंग्लिश में बात की है। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। माई करियर इज़ स्पैनिंग मोर देन 2 decades। 2 दशक से ऊपर मुझे पढ़ाते हो गए हैं यहाँ पे। मुझे कभी ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस करता हो।
या अगर मुझे कभी थोड़ा बहुत किसी के अंदर ये एरोगेंस दिखाओ, तो हमारे यहाँ के सीनियर्स इतने सारे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और वो लेश मात्र का उनके अंदर गर्व नहीं है, तो उन्होंने उनको समझा दिया किसी लैंग्वेज बोलने से आप गर्वित नहीं महसूस कर सकते। तो एक तो सबसे पहले ये वो करते हैं जिनके अंदर कम जानकारी है, दे हैव लेस नॉलेज अबाउट दिस लैंग्वेज, और वो बंदे अगर लैंग्वेज पे गर्व महसूस नहीं करेंगे, वो कभी पैसे के ऊपर करेंगे, कभी वो अपने किसी और चीज़ के ऊपर करेंगे, कभी कोई भी फैक्टर हो सकता है गर्व करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो। जैसे कुछ बंदे हायर डिग्रीज ले लेते हैं, वो कम डिग्री वाले या कम एजुकेटेड बंदों के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो इन्फीरियर हो, उनसे वो घटिया हो। तो गर्वित महसूस करने के लिए केवल लैंग्वेज एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मैनी फैक्टर्स। सो मुझे लगता है कि ये उनकी मैच्योरिटी है। अगर आप थोड़ी सी लैंग्वेज जान जाते हो, थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है, और उससे अगर आप शो ऑफ कर रहे हो या फिर उस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रहे हो या सामने वालों को आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट थिंक हम सब इक्वल है एंड वी नीडंट टू डोमिनेट एनीबडी। हमें किसी को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना, इन सब चीज़ों से कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। एक इसमें थोड़ा फनी एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपने इंग्लिश क्यों सीखी? आपने इंग्लिश क्यों सीखी, क्या रीज़न था, थोड़ा बताइए प्लीज़। अच्छा, एक समय था व्हेन आफ्टर 5th स्टैंडर्ड आई took admission to a new school. My school changed. So when I entered my classroom, so there was a girl sitting beside me. एक गर्ल स्टूडेंट मेरे बगल में बैठी हुई थी, एंड as I took my seat there, she asked me one question. What's your appellation? What's your appellation? Now जो एक्सप्रेशन आपके हैं वो एक्सप्रेशन मेरे थे। सो अब क्या, एक तो 6th स्टैंडर्ड में हम पहुँचे, अपोजिट जेंडर। उसके बाद हम ऐसा माना करते थे कि हमारी लैंग्वेज ठीक ठाक है, और वो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उसके बाद जो उन्होंने व्यंग्य वाली हंसी उनकी जो थी चेहरे पर कि भाई हाँ, एक सरकास्टिक स्माइल की आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई, आई कुड नॉट डेयर टू ask again that what you have just asked. So when I just went my home and I asked my mom about it, she told me, she was a teacher herself. तो उन्होंने माइल्डली मुझे झड़कते हुए बोला मॉम ने कि वो तुम्हारा नाम पूछ रही थी, एप्लीकेशन मीन्स नेम। तो आई फेल्ट बैड। तो इट वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ रिवेंजफुल फीलिंग कि दैट नहीं यार, अब तो मुझे बहुत अच्छे से सीखनी है। And next day I went to one institute, a very reputed institute in our area, and I took admission. उसके बाद वो रिवेंज तो निकल गया, इंग्लिश की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, सीखते चले गए, और फिर आसपास का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जिसमें मैंने एडमिशन न लिया हो। और फिर इसके बाद इतना इंटरेस्ट रहा इसमें, जो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर हम वार्तालाप करते हैं। तो जैसे कि बिल्कुल न्यूज़ चैनल्स में हमारे डिबेट होते हैं, इन द सेम वे एक्चुअली वी होल्ड अवर डिबेट्स। सो बस वो फिर इंटरेस्ट बना रहा, ये चीज़ आगे चलती रही। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। वार्तालाप, धन्यवाद धन्यवाद, अंगीकार, क्या चीज़ है यार। मतलब आपने सच में बहुत डीप रिसर्च की है दोनों लैंग्वेज के ऊपर। इतना वर्ड हिंदी का जो आपने यूज़ किया, ये प्रॉपर हिंदी है। अंगीकार, वार्तालाप, हाँ, क्रिस्टल क्लियर हिंदी आप बोल रहे हो, अच्छी बात है। स्पोकन इंग्लिश जो है और जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मुझे लगता है एक पतली थिन लाइन है जो दोनों को अलग करती है, वो क्या है? एक्चुअली में अब आपने इसमें थिन लाइन बोल दी है। आई एम नॉट श्योर, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो वकैब है, जनरली जो इंग्लिश बोलना जानते हैं वो उस वकैब को यूज़ नहीं करते, और उसमें ग्रामर की एक्चुअली में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे 2 सेक्शंस आते हैं, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ाते ही हैं, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो क्लेम करते हैं कि अच्छे से पढ़ाएंगे। तो होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है, स्पोकन में हम लोग समझते हैं, कई लोगों को ये भ्रम है कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है,
मुझे लगता है कि विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट कंप्लीट इवन अ सेंटेंस इन दिस लैंग्वेज। तो फर्स्ट दिस एक्चुअली मिथ शुड बी डिस्पेल्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो लोग सीखने जा रहे हैं उनके दिमाग से ये भ्रम निकलना चाहिए कि ग्रामर की क्या ज़रूरत है, उसमें ग्रामर की पूरी पूरी ज़रूरत है। इनफैक्ट ये हमें वो वाला ग्रामर उतना हेल्प नहीं करता जो हमें बुक्स में दिया जाता है स्कूलों में। वो बहुत बेसिक टाइप का ग्रामर है। एक अलग ग्रामर चलती है, अप्लाइड ग्रामर है, प्रैक्टिकल ग्रामर है, जिनकी बुक्स अलग से आती है, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है वो, वेरी सिंपल। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के बाद आप श्योर नहीं हो सकते, और आई एम डैम श्योर कि जितने भी बंदे पढ़ के निकल रहे हैं, है ना, अगर उन्हें कहीं बाहर से हेल्प नहीं मिली, उनके पेरेंट्स का एनवायरनमेंट नहीं है इस तरह का, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि उनकी ग्रामर अच्छी होगी। क्योंकि मैं जितने बंदों से मिला हूँ, मे बी दे आर स्पीकिंग इंग्लिश बट इन एवरी अदर सेंटेंस दे हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो और जहाँ तक कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बात है, तो ये इंग्लिश के एक करेक्ट होने की हाइट है। तो इसमें क्या है, पराकाष्ठा है कि अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो वो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बन जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बहुत डी पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत शानदार लेवल की है तो, और आप उसी तरह से स्पोकन करते हो, रिटर्न करते हो, तो बहुत संभाविक है कि आप कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में भी सारे वर्ड्स जान सकते हो और उसका ग्रामेटिकल पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो केवल इंग्लिश की ऊंचाई है। तो स्पोकन इंग्लिश में हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत गलती की वहाँ भी गुंजाइश नहीं है ना। और हम बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में क्या होगा कि हम थोड़ा सा आगे लेवल पर जाएंगे, उसमें पूरा कंप्रीहेंशन हमारा लागू होता है। मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी कि आपने एक वर्ड यूज़ किया कि मौका आपको कभी भी मिल सकता है, आपको तैयार रहना होगा। आप तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और आप पास हो गए, नीट की तैयारी कर रहे हो, आप पास हो गए, तो आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाली किताबें पूरी इंग्लिश में होंगी। भले आप हिंदी मीडियम से पास होकर गए हो, बिल्कुल। और आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला, टफ होने वाला उस इंग्लिश किताब से डील करना। ये एक प्रॉपर बिगिनर सवाल है, मतलब इतना बिगिनर के लिए कि जिसको इतना पता है कि ये वाटर है और इतना पता है कि ड्रिंक यानी पीना होता है, लेकिन ये इसको ये नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं कर पा रहा है। इनके लिए क्या आप कहना चाहोगे? क्योंकि इनको पता है कि ये एप्पल है, ये ईट है, एप्पल यानी सेव, ईट यानी खाना, पर ये इसको नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। इसको बीच के वर्ड्स नहीं पता है जो इन दोनों को जोड़ दे, यही ग्रामर है। तो इनके लिए क्या कहना चाहते हो आप कि कैसे थोड़ा सा और आगे बढ़े? क्या इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं एक्चुअली में, जिसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सेट एक्सप्रेशंस हैं, कॉलोकेशंस हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में एक्चुअली में हमारी 14 स्टेजेस है। जब कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ एंट्री लेते हैं तो शुरुआती दिनों में हम उनको 7 स्टेजेस सिखाते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है हमारी इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हम डेली रूटीन में हिंदी बोल रहे हैं, उसमें हम उनको बताते हैं कि आप कुछ इंग्लिश के शब्दों को समाविष्ट करने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने कहा कि आज भी हमारे देश में प्रतिभाशाली लड़कियों को दहेज देना पड़ता है। आप इसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, आज भी हमारी कंट्री में टैलेंटेड गर्ल्स को डॉरी देनी पड़ती है। तो ये एक ब्रिज का काम करेगा। और इसके साथ साथ फिर क्या होता है कि उनको मोटिवेट किया जाता है क्लास में, जो कि इंग्लिश लर्निंग जोन है। विदाउट हेजिटेशन आप यहाँ पर अपनी बातें रखिए, बिना घबराए। आप टेंस गलत कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, तो आपने कहा कि वो कनेक्ट करना नहीं जानते, तो उनको एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे लोग उनके ऊपर हंसे ना, उनकी इंसल्ट ना करें। हम उनसे कहते हैं कि आप गलत बोलिए, आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी बोलिए लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलिए। बाद में गलत सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारा काम है। तो उनको बस शुरुआत करने की ज़रूरत है कॉन्फिडेंटली, बाद में सब चीज़ ट्रैक पर आ जाती है, पटरी पर आ जाती है। एक चीज़ अच्छी लगी कि आप उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जो उनकी हेजिटेशन, नर्वसनेस को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहा है। क्योंकि गलत बोल रहे हो ना, टीचर है ना समझाने के लिए, आप बोलो तो गलत। बिल्कुल। आप जब गलत ही नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे कैसे? एटलीस्ट आप बोलो तो। आपके नर्वसनेस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने नर्वसनेस का भी एक पॉइंट उठाया था कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मैं आज बच्चों से मिलता हूँ। आज से जो 15 साल पहले मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, यूथ को पढ़ाया,
दे वर इंटरेक्टिव, कम्युनिकेटिव, बोल्ड, फ्रैंक। आजकल के बच्चे कैसे निकल के आ रहे हैं, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। आप जानते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। दे आर जस्ट लिमिटेड टू देयर फोन्स, देयर लैपटॉप। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन बंदों ने बातचीत करना छोड़ दिया है, इन बंदों ने घुलना मिलना छोड़ दिया है। मेहमान इनको बोझ जैसे लगते हैं, रिश्तेदारों से कई महीनों तक बातचीत नहीं हो पाती है। अब इस तरह के अब पेरेंट्स आते हैं, दे हैव वन ग्रज, उनके बच्चे सोशिएबल नहीं है। हमारे माता पिता हमको खेल के मैदान से पकड़ के लेके आते थे कि पढ़ो। आज के जो माता पिता हैं वो बाहर ले जाना चाहते हैं उन्हें कि आप खेल के मैदान में जाओ, प्ले फील्ड में जाओ। आप दिस रिवर्स थिंग इज़ हैपनिंग। बच्चों के अंदर बिल्कुल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है। इस डिजिटल इरा ने और पेरेंट्स की मजबूरी ने आज बच्चों को मानसिक रूप से अक्षम कर दिया। आज वो घुलना मिलना नहीं चाहते। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं देख रहा हूँ आप कॉन्फिडेंटली पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो ये एक क्वालिटी है कि आप पब्लिक के सामने खड़े होकर स्पीक कर रहे हैं, नो मैटर यू आर स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश। मैंने तो जितने भी बंदे थे जिनके अंदर हेजिटेशन था उनको मैंने मोटिवेट किया। मैंने उनको कहा कि आप आइए और हिंदी में अपनी बात रखिए किसी विषय पर। तो उन्होंने हिंदी में भी उनके साथ प्रॉब्लम थी कि वो पब्लिक के सामने बोल पाए। तो आप भी जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग जो है वो, इसको हम बोलते हैं ग्लॉसोफोबिया। हाँ, द फोबिया ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। लगभग तमाम सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो कोई भी अगर ये पॉडकास्ट देखेगा और वो क्या इतना श्योर है कि अपने बच्चों के बारे में कि वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकें, इवन उन विषयों के बारे में जो भी वो जानते हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली कि सबके सामने बोलना। तो इस पर भी हम वर्कआउट करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क सर, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि लोग बोलते तो हैं लेकिन जब वो किसी के सामने आते हैं ना तो वो हिंदी भी नहीं बोल पाते। अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही तो आप हिंदी तो जानते हो ना, तो आप गिलास के बारे में जानते हो तो गिलास के बारे में 2 वर्ड बोलो, बट आप नहीं बोल पाओगे। हेजिटेशन, नर्वसनेस यहाँ पास आ जाएगी आपकी हिंदी पर भी, जबकि आप हिंदी अच्छे से जानते हो। तो जब आपने कहा कि हम वो भी काम करते हैं कि लोगों का जो एक हेजिटेशन है और नर्वसनेस है उसको भी हटाते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा निखर सकें। में 40 जने बैठे हैं, 3 जने खड़े होकर बोल रहे हैं। वो 40 के 40 बंदे जो हैं वो तैयार हैं उनसे सवाल पूछने के लिए, उनकी लैग पुलिंग करने के लिए। अब उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए जिसको पता है कि छीलने के लिए 40 बंदे तैयार बैठे हुए हैं। अब 1 घंटा तक उनकी है ना लैग पुलिंग होगी, उनको छीला जाएगा। और ये बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। भाई आपको कोई लेग पुलिंग कर रहा है तो आप भी कुछ करोगे ना। बिल्कुल, आपको जवाब देने हैं। दे आर आस्किंग यू लॉजिकल क्वेश्चन एंड यू हैव टू ट्रेनिंग। आपको आंसर तो करना पड़ेगा। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क सर। आजकल एक बहुत नई इंग्लिश चली है जिसे लोग एडवांस इंग्लिश कहते हैं और हमारी भाषा में जेंजी वर्ड कहते हैं, जेंजी इंग्लिश कहते हैं। हाँ, स्लैंग भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रिंकिंग वाटर, अब इसको एडवांस में कहेंगे आई एम हैविंग वाटर। आई एम राइट? सही हूँ गलत हूँ? नहीं, सही गलत की बात नहीं है एक्चुअली। मैंने यही पढ़ा है कि पहले तो यही होता था कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन अब उसको एडवांस में जेंजी वर्ड में आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग एप्पल। ईटिंग जो वर्ड है उसको ईटिंग के बावजूद भी और वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, ये बताया गया। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि सिर्फ ईटिंग ही यूज करूंगा कि अगर मैं खा रहा हूँ तो सिर्फ हर जगह ईटिंग 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 ईटिंग। तो ये नए वर्ड सीख रहा हूँ मैं इस टाइम, जिसे एडवांस इंग्लिश कहते हैं, जेंजी वर्ड्स कहते हैं, जो कि आज लोग कल बहुत लोग सीख रहे हैं। ईडियम्स यूज हो रहे हैं, प्रेजेस यूज हो रहे हैं, जो कि बहुत वर्ड, इतने बड़े वर्ड को इतने वो कर देते हैं और अच्छी तरीके से समझाने। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो वर्ड्स हैं, जो ये नई एडवांस इंग्लिश है, वो ज़रूरी है मार्केट में? वो लोगों के लिए ज़रूरी है? देखिए, एडवांस्ड, हम इसको एडवांस इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ड्रिंक और ईट के लिए हैव बहुत समय से बोला जाता था, और हैव के अलावा आप टेक भी बोल सकते हो। लेकिन जो आप अगर आजकल के यूथ की अगर इंग्लिश की बात करोगे तो आज जो यूथ निकल कर आ रहे हैं
वो एडवांस इंग्लिश का मतलब ही नहीं जानते। वो मतलब आप वो इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं विदाउट ग्रामर एंड दे कंसीडर कि दैट दिस इज द एडवांस वर्जन, बट इन नो वे दैट कैन बी सेड करेक्ट। किसी भी तरीके से ये चीज़ सही नहीं है एक्चुअली में। अब जैसे मैं देखता हूँ इवन इंग्लिश में स्लैंग्स और गाली गलौज का प्रचलन बढ़ गया है। आज मैं देखता हूँ कि ओपनली लोग हेल हैक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट द हेल, खुदा है। सो दे जस्ट, तो वो इन चीज़ों को, वो इन अशुद्धियों को, इन मिलावट को एक्चुअली समझते हैं कि एडवांस्ड है। जैसा वो वर्ड्स बोल रहे हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं विच आर कंसिडर टैबू इन लैंग्वेज, ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक है। बट इफ एनी यूथ कंसिडर्स or they take pride in speaking out those words and they consider that now they are being considered superior using these words, so I consider it stupidity, immaturity। तो स्लैंग जो है वो चलता है गली, है ना, गली मोहल्ले की लैंग्वेज में, इसको हम टपोरी भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल फॉर्मल कोई भी लैंग्वेज बात कर रहे हैं, है ना, हमारी भाषा में ना तो किसी गाली का ना स्लैंग का, और जो फ्रेजेज इडियोमेटिक हैं, जो इडियोमेटिक लैंग्वेज हम बोलते हैं, एक्चुअली में वो भाषा को फ्लोरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, खूबसूरत बनाने के लिए, नॉट टू एक्चुअली डिफॉर्म इट। तो बात सही है, कई बंदे बिना सोचे समझे इंग्लिश बोल रहे हैं, दे आर यूजिंग वर्ड्स। आई जस्ट पिक सो मैनी रॉन्ग वर्ड्स ऑफ पीपल, दोज हु ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट इंग्लिश, दे नो सम स्टफ, वो कुछ स्टफ जानते हैं और वो ट्राई करते हैं क्लास में उसको, है ना। तो मुझे बताना पड़ता है कि दिस स्टफ इज़ नॉट राइट, वेयर डिड यू एक्चुअली पिक इट फ्रॉम, आपने उठाया कहाँ से, है ना। और वो पता नहीं कितने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ऐसा है कि कुछ अभी ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं आई एम हंग्री, तो हम बोलते हैं कि आई एम स्टार्व्ड, आई एम फेमिस्ट। इसको हम वैरायटी बोलते हैं कि आप एक ऐसे शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं कि जो बहुत कॉमन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन है ना। तो अब लोग क्या है कि, लेकिन एक अच्छा है, आप अलग अलग शब्दों को यूज़ करते हैं विविध प्रकार के, बस वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो। लेकिन जो आज मॉडर्न यूथ हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, जो वो मॉडर्न इंग्लिश के नाम पर वो घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप उसको एडवांस बोलोगे, है ना, जो कि एक्चुअली में एक तरह का कंटेम्प्ट भी है लैंग्वेज में, और वो अशुद्ध भी है, या फिर आप बिना ग्रामर की इंग्लिश बोलोगे, तो इसको हम एडवांस वर्जन नहीं मानते। हाँ, इडियम्स बहुत पुराने समय से चलता है, फ्रेजेस बहुत पुराने समय से है ना। इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी के मुकाबले ज़्यादा मुहावरे कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है, और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा में भी हमको मुहावरे, कहावतें, सूक्तियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये भाषा को विविध रंग प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मुझे एक सलाह चाहिए आपसे। आप क्या सलाह देना चाहोगे मुझे मेरी जर्नी के लिए और मेरे इंग्लिश जर्नी के लिए? अच्छा। हाँ, मैं अब ये नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मैं गेस्ट बुलाऊंगा उनसे मैं एक ज़रूरी सलाह ज़रूर लूँगा, एक लाइफ के लिए और एक उनकी कार से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड। तो मुझे एक सलाह चाहिए आपसे, जो आपको बेहतरीन सलाह मिली हो। मैं लिंग्विस्ट हूँ। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत मजबूत करें, अच्छा करें, और आप इस भाषा का भी पॉडकास्ट में इस्तेमाल करें, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके। तो पॉडकास्ट और बहुत हमारे रोचक बनेंगे और इंटरेस्टिंग बनेंगे। नो डाउट आप मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी आउट कर रहे हो। और मेरी जो एडवाइस, मुझे लगता है कि लाइफ इटसेल्फ इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस, जिनकी अपने आप में ही आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ होती हैं। तो वो वक्त आगे बढ़ते बढ़ते आपको लेसन्स मिलते हैं, आप चीज़ें सीखते हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपने लिया। आप शहर के लोगों को बुलाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, ये अपने आप में ही सीखना है। तो मेरा बहुत बहुत मेरी बधाइयाँ हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, इस शहर में ये चीज़ें चल रही हैं। और हमको लगता है कि जो पॉडकास्ट है वो केवल बड़े शहर और वो सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने शहर के जो
कॉमन लोग हैं या जो थोड़े बहुत रेपुटेड भी हैं, आप उनको बुला रहे हैं. सो दैट्स एक्चुअली गुड इनिशिएटिव. और ये अपने आप में ही एक सोशल सर्विस है कि लोग इन सब चीज़ों से रूबरू हो सकें. मैं सभी लोगों से जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एक चीज़ कहूँगा कि वो जो फालतू के आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है कि आपको सिखा दी जाएगी 1 महीने के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश, वो सरासर झूठ है. उस पर कभी भरोसा मत कीजिए, उससे आपका घर तक नहीं चलेगा. बस इतना जान जाओगे कि इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स. क्या बोल रहा हूँ, सॉरी. तो बस थोड़ा जान जाओगे, लेकिन आप फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. इट टेक्स टाइम. हमारे पास जो एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं उन्होंने अपना बहुत साल दिया है, क्योंकि वो 2002 से पढ़ा रहे हैं, तो 23 साल तो ऐसे ही हो गए. मेरी एज तक वो पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसी इतने ही एज का हूं. तो इट टेक्स टाइम. आप अपने आप को समय दीजिए. और एक गुजारिश आपसे ये भी है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपनी हेजिटेशंस, अपने नर्वसनेस को कम करें. पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं आप, और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें. मैं रिकमेंडेड करूंगा हार्वर्ड इंस्टीट्यूट को, ताकि वो आपको बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम्स, बेस्ट पब्लिक स्पीकर और बहुत अच्छे जो पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश कोच. तो बहुत अच्छे इंग्लिश कोच मिलेंगे आपको, जो आपकी इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करेंगे. एक चीज़ समीर मैं और ऐड करना चाहूँगा. जो इंस्टीट्यूट हैं, तो जो शॉर्ट टर्म या फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि, है ना, तो एक प्रॉब्लम है, डिसअपॉइंट ज़्यादा करते हैं. होता क्या है कि स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, सीख पाते नहीं हैं, उनको लगता है अब हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही ये फिलॉसफी गलत भर दी गई है कि आप 90 घंटे में सीख सकते हैं. इनफैक्ट इट टेक्स एटलीस्ट 7 months, 8 months, 1 year, है ना. एंड यदि वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, कभी उनका टच भी नहीं रहा, तो ये जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो ये उल्टा ऐसा काम कर रहे हैं कि जो ये तथाकथित दावा करते हैं 3 महीने में सीखिए 90 घंटे में, क्योंकि उतने का काम ही नहीं है. और जब वो 3 महीने बाद जब उनका बैच ख़त्म हो जाता है, पैसे उनसे ले लिए गए हैं, उनको रियलाइज़ होता है उनको तो कुछ नहीं आता, है ना. दे आर द सेम बिफोर टेकिंग एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट एंड राइट नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स, सब बराबर है. तो और फिर हमारे समाज में दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाते कि वो नई फीस लेके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जाए. तो ये हमारे लिए घाटे का काम कर रहा है. हम ये प्रॉमिस कभी नहीं करते कि आप इतने घंटे में सीखेंगे. देखिए, खुला अखाड़ा है, आपको प्रैक्टिस करनी है. आपके यहाँ पे बहसबाजी होगी, विवाद होगा, जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है. तो वैसे आपको भिड़ना पड़ेगा, टॉपिक में पढ़ के आइए, अपने लॉजिक रखिए, सामने वाला आपसे काउंटर लॉजिक कर, बहुत सिंपल बात है. दूसरा, मैं नहीं कहूँगा कि आप हार्वर्ड आइए, कहाँ आपकी कहीं भी जहाँ आसपास आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी होता है. हम सारे सिविल सर्विस के टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी, हिंदू राज से लेके रिजर्वेशन तक, सब चीज़ वी डिस्कस एवरीथिंग. सनातन संस्कृति, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ऑल थ्योरीज वी डिस्कस. तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे आपको. जहाँ आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, आप वहाँ जाइए, आप डेमो लीजिए जहाँ अच्छा लगे, लेकिन लीजिए ज़रूर. और नो ऑनलाइन क्लासेस. द रीज़न इज़, ये जो विधा है, ये जो हुनर है, ये इंटरेक्ट करने से आता है. जैसे मैं और आपने सामने बैठे, वी आर सिटिंग अक्रॉस. ऐसा हो सकता था वी कुड हैव मेड दिस पॉडकास्ट ऑनलाइन. सो जो इंटरेक्शन करने का जो मज़ा है फिजिकल क्लासरूम में सबके साथ, उसका मज़ा अलग है. मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी. आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशन पर आओ, पर आप जहाँ भी जाओ आप लर्न करो, आप सीखो. क्योंकि आपको सामने वाला चूतिया बनाने को बैठा है, लेकिन आप खुद को मत बनाओ. आप खुद को मत बनाओ कि मैं 90 घंटे में सीख लूंगा. तो आप सीखो, आप कहीं भी जाओ. वही जो आपने बात कही ना कि आप जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ आएगा, मैं आपका पॉइंट ले रहा हूँ. क्योंकि ये कोई नहीं कहता, सब यही कहते कि मेरे यहाँ आओ ना. लेकिन जब आपने कहा कि आप जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ आओ, लेकिन आप जहां भी जाओ आप सीखो, आप अपने को उस दर्जे पर ले आओ कि आप एबल रहो
किसी से स्पीक करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, कहीं कुछ भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर सको। क्योंकि मुझे लगता है 2025 चल रहा है, इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आ गई है मार्केट में इंग्लिश बोलने वालों की, और 5 साल बाद ये और भी बढ़ जाएगी। आपको हर चौथा पांचवा आदमी इंग्लिश में बोलने वाला मिलेगा जो कम्युनिकेट कर सकता है। तो मेक श्योर करिए आप अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करें। बट आई हाईली रिकमेंडेड कि हार्वर्ड ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए ताकि आपको और भी चीज़ें सीखने को मिले। सो यही रहा आज का पॉडकास्ट सर। Thanks for inviting me. हाउ डू फीलिंग? It was an outstanding experience to be with you, and I would like to be invited again and share some more of my experiences. एब्सोल्युटली। I'm looking forward to. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, जो कि मेरा फेवरेट पॉडकास्ट बन चुका है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग्स हैं जो कि मुझे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को क्या रेटिंग देना चाहते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इस पॉडकास्ट को रेट कीजिए 1 से लेकर 5 तक के बीच में। अगर ये पॉडकास्ट बहुत बुरा है तो उसको 1 स्टार दीजिए, और अगर ये पॉडकास्ट थोड़ा सा भी अच्छा है तो उसको 3 स्टार दीजिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट सच में किफ़ायती वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ 5 स्टार दीजिए। ये रेटिंग्स इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि हम अपने पॉडकास्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और ज़्यादा इन्हेंस कर सके आपके लिए। सो प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। एंड एज आई ऑलवेज सेड,